हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में 17 नवंबर 2021 वाला पेपर सोल्व करने वाले हैं शिफ्ट 2 का, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दो व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:13 था। पी और क्यू की वर्तमान आयु क्रमशः है। तो दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 5:7। फिर बोला कि 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात था 7:13। तो इसको क्रॉस मेथड से कर लेते हैं। 13 पंजे 65 और 7 7 49, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 16 रेशियो है डिफरेंस। जब यहाँ पर सेम वैल्यू हो और साइन सेम हो तो क्या करते हैं माइनस। अब यहाँ से रेशियो का डिफरेंस देख लेंगे। 13 और 7 में डिफरेंस है 6 का, तो 6 8 48, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 16 3 48। अब इनकी आयु बतानी थी वर्तमान, तो 5 3 15 हो जाएगा और 7 3 21, ये इनकी आयु हो जाएगी 15 और 21, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो ए पाइप और बी पाइप, दो पाइप हैं, ये खाली करने वाले पाइप हैं। तो इनको हम माइनस से डिनोट कर लेते हैं ताकि याद रहे कि ये खाली करने वाले हैं। तो ये करता है 15 मिनट में खाली और ये करता है 20 मिनट में खाली। जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। तो एक पाइप है सी, ये भर सकता है 8 मिनट में, भरने वाला है तो प्लस से डिनोट कर लेते हैं। अब इनका एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा 60, फिर 8 से नहीं होगा तो इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। ये है टाइम, ये है कैपेसिटी, और तो यहाँ पर हो जाएगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम होता है कैपेसिटी। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 8 120, और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 और सी की हो जाएगी 15। अब ये खाली करने वाली हैं तो ये हो जाएंगे माइनस में। फिर बोला है यदि पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो इन तीनों की एफिशिएंसी को अगर ऐड करें तो कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, या 1 प्लस की 1 आ जाएगी। तो कैपेसिटी को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो 120 मिनट में ये टंकी को भर देगा, यानी 2 घंटे में इसको पूरा भर देगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3। $251 इसका क्यूब है, प्लस में 249 इसका क्यूब, और डिवाइड में है 25.1, मल्टीप्लाई में 25.1, माइनस में 624.99, और प्लस में 24.9, मल्टीप्लाई में 24.9। अगर इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5 गुणा 10 की पावर के, तो यहाँ पर के की वैल्यू हमें बतानी है। देखो ऊपर कौन सी आइडेंटिटी दिखाई दे रही है आपको, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। ये क्या होता है ए प्लस में बी, ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ नीचे हमें क्या बनाना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। आपको यही दिखाई दे रहे होंगे लेकिन ये डेसिमल में है, तो एक काम करते हैं डेसिमल को हटा लेते हैं। डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, और यहाँ से आएगा 100, यहाँ से आएगा 10 और यहाँ से 10। तो एक काम करते हैं 100 को कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो ऊपर कितना रह जाएगा 251 इसका क्यूब प्लस में 249 इसका क्यूब। अब नीचे से 1/100 कॉमन ले तो ये रह जाएगा 251 गुणा 251 माइनस में 624 और 99, यानी कि 62,499 प्लस में 249 मल्टीप्लाई में 249। अब देखो ए था यहाँ पर 251, तो ये ए क्यूब ए स्क्वायर हो जाएगा, बी है 249 तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी की मल्टीप्लाई ये हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फिर ऊपर रह जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 100 ऊपर चला जाएगा और ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों को जोड़ें तो ये आ जाएगा 500, और ये बराबर है 5 गुणा 10 की पावर के। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर 4 और बराबर 5 गुणा 10 की पावर के। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4। $73,500 की एक धनराशि को ए बी सी और डी में
3:7:9:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ए और डी के हिस्सों का योग कितना होगा? ए बी सी डी इनकी रेशियो दे रखी 7, 3, 7, 9 और 11। तो रेशियो में कितना जोड़ है? 20 और 10 30। रेशियो के अंदर 30 जोड़ है और ये कह रहा है कि 73,500 रुपये, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। पूछा क्या है? ए और डी के हिस्से का योग, ए और डी के हिस्से का योग, यानी कि 14 रेशियो की वैल्यू में यहाँ से निकालनी है। तो ये हो जाएगा 73,500 डिवाइड में 30। ये एक रेशियो की वैल्यू है, निकालनी है 14 रेशियो की, तो 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 3 से कैंसिल करें इसे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और एक जीरो रहेगी यहाँ से। अब 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 पंजे 70 और 14 चौके 56 और 7 63, हसल लगेगी 6, 14 दूनी 28, 28 और 6 34। तो 34,300 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, राधा को 26 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? यानी कि हमें टाइम निकालना है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस दे रखी है 1950 मीटर, स्पीड दे रखी है 26 किलोमीटर पर हावर, हावर ऊपर चला जाएगा। तो टाइम पूछा है इसने मिनट के अंदर, सभी ऑप्शन में मिनट ही दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे? मिनट में बना लो। हावर को अगर मिनट में बनाएं तो ये हो जाएगा 1 घंटे में 60 मिनट है। ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर बना लो। किलोमीटर को अगर मीटर में बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसको सोल्व करें अगर हम 2 से 2 3 6, यहाँ से आएगा 13, 13 से सोल्व करेंगे तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, तो ये हो जाएगा 15 3 45 और नीचे 10 था तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये है मिनट, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार ने 2600 अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रखा और इस पर 15% की छूट दी। इससे उसे कितना लाभ होगा? तो एक दुकानदार सामान खरीदने एक बड़ी दुकान पर गया और वहां पर उसने एक टेबल फैन देखा जिस पर अंकित मूल्य कितना था? 2600 रुपये था, और उसने 18% की छूट पर उसे खरीद लिया। तो 18% की उसे डिस्काउंट मिला तो कितने में खरीदेगा? 82% में। तो इसका 82% निकाल ले तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिखे 13 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16। अब 13 की मल्टीप्लाई 164 से कर लेंगे। 13 चौके 52, हसल लगेगी 5, 13 छक्के 78 और 5 83, हसल लगेगी 8, 13 एकम 13 और 8 21, तो 2132 रुपये में उसने वो खरीद लिया। तो अब ये उसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस दुकानदार का। अब बोला है उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रख दिया, इतने में वो खरीद के लेके आया और अपनी दुकान पर उसने उसका मूल्य रख दिया 2800, ये उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। और इस पर 15% की छूट देकर उसने बेच दिया तो कितने में बेचेगा? 85% में। इसको सोल्व करें, इसको लिख लेते 14 गुणा 2। अब 85 दूनी हो जाएगा 170, तो 0, ये हो जाएगा 14 हते 98, हसल लगेगी 9, 14 एकम 14 और 9 23, 2380 रुपये में उसने बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितना कमाया वो देख लो। 10 में से 2 गया तो 8, 7 में से 3 गया तो 4 और 3 में से 1 गया तो 2, 248 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पांच वर्ष पूर्व ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? तो 5 वर्ष पूर्व ए और बी और सी, इनकी औसत आयु थी 20 वर्ष। ये है 5 वर्ष पूर्व। औसत आयु कैसे निकलती है? इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, और वो है कितना? 20, तो सम कितना हो जाएगा? 60। ये है 5 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट में इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 5 तो बढ़ जाएगी, ए की आयु, बी की बढ़ जाएगी 5 और सी की भी 5, यानी कि टोटल 15 बढ़ जाएगी। तो प्रेजेंट में इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा प्रेजेंट में इनका जोड़। फिर बोला 6 वर्ष पूर्व। अब 6 वर्ष पूर्व बी और सी, इनकी औसत थी 9, यानी कि सम कितना हो जाएगा? 18। तो 6 वर्ष बाद यानी कि प्रेजेंट में इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 6 इसकी बढ़ जाएगी आयु, 6 इसकी बढ़ जाएगी, यानी कि 12 बढ़ जाएगी। तो प्रेजेंट में इनका जोड़ हो जाएगा 30। अब पूछा कि 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? तो बी और सी की प्रेजेंट में जोड़ है 30, तो ए का जोड़ कितना आ जाएगा? यहाँ से 45, यानी कि प्रेजेंट में ए की आयु 45 है। पूछा 3 वर्ष बाद,
तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा ये 48 साल का, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति ने 50,000 में 2 मोबाइल फोन खरीदे। उसने उनमें से एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य बराबर हो तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग कितना था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कैसे सोल्व करना है, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लॉस या फिर प्रॉफिट और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। तो उसने एक को 15% लाभ पर बेचा। 15% होता है 3/20। डायरेक्ट याद रखोगे जल्दी सोल्व कर पाओगे नहीं, 15/100 करोगे फिर उसको 5 से कैंसिल करोगे। तो 20 में अगर खरीदा और 3 का प्रॉफिट कमाया तो बेचेगा कितने में, 23 में। फिर बोला है दूसरे को 20% हानि पर, 20% हानि यानी कि 1/5। अगर 5 में उसने खरीदा, एक का उसने लॉस ले लिया तो बेचेगा कितने में, 4 में। फिर बोला था दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य बराबर था। यहाँ पर बराबर नहीं है, इनको बराबर कर लो। इसको कर लो 23 से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को कर लो 4 से मल्टीप्लाई। अब ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना है, 80, और यहाँ से है 23 पंजे 115। फिर बोला था दोनों मोबाइल फोन खरीदे थे 50,000 के। तो यहाँ से कितना आया है, दोनों मोबाइल का कॉस्ट प्राइस 5, 9, 195। तो 195 की वैल्यू है 50,000। पूछा क्या है, तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य कितना होगा। हानि पर बेचा गया था ये, इसका क्रय मूल्य था 115। तो 115 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो 50,000 डिवाइड में 195, ये है 1 की वैल्यू। 115 की निकालनी है, 115 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से सोल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 नहीं में 45। इसको सोल्व कर लेंगे। देखो लगभग पूछा है तो 39 की जगह अगर हम 40 कर ले तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ही अंतर आएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, अब हो जाएगा 23 पंजे 115 और 3 0। अब 4 से इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा कितना 3, फिर 4 8 32, फिर कितना आएगा ये 32, 3 4 7 28, 4 5 20, तो 28,750 आएगा। इसके आसपास वैल्यू देख लो। हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 39 था तो हमने एक बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो रियल वैल्यू जो थी वो छोटी थी, तो इससे बड़ी आनी चाहिए थोड़ी सी। तो 29,400 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ₹1800 में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में तिगुना है जो इसे 1350 में बेचकर प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे हमने प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में सेम क्वेश्चन किया भी था। अगर हम यहाँ पर माने कॉस्ट प्राइस, फिर ये कह रहा कि अगर हम इसको 1800 में बेचे, ये सेलिंग प्राइस है, तो जो ये प्रॉफिट होगा ये तिगुना होगा। किस प्रॉफिट का तिगुना होगा, अगर हम इसको 1350 में बेच देते तो यहाँ से कुछ प्रॉफिट आएगा, मान लेते पी प्रॉफिट आया, तो इसका तिगुना होगा इसको 1800 में बेचने पर। तो ये कितना प्रॉफिट होगा, अभी यहाँ से ये होगा 2p का, 2p और 1p मिलकर 3p हो जाएगा। तो यहाँ से अंतर निकालो, रुपए में कितना अंतर है, 1800 में से 1350 माइनस करेंगे तो ये आएगा 450। तो 450 बराबर है 2p के, तो 1p की वैल्यू हो जाएगी 225, यानी कि यहाँ से 225 रुपये उसने कमाए और यहाँ से कमाए थे 450। तो अगर 1350 में से 225 माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा 25 और यहाँ से आएगा 11, यानी 1125 इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यही हमसे पूछा था, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10। एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n-1 = RT। इसका फॉर्मूला ये होता है, जब दो वैल्यू दे रखी हो दो लाइनों में ऐसे ही कि कुछ वर्षों में इतनी दुगनी हो जाती है 3 गुनी, और फिर उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की कितना गुनी हो जाएगी, तब क्या करते हैं इसी को n-1 और डिवाइड में RT। अब इसको 1 मान लेना और इनको 2 मान लेना। अब यहाँ से एक वैल्यू सेम दे रखी होगी, देखो यहाँ पर उसी ब्याज दर पर, यानी कि रेट तो यहाँ पर सेम है। देखो n1 यहाँ पर क्या है, 2 गुना 3 गुना जो दे रखा होगा तो दुगनी हो जाती है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, बराबर टाइम था कितना 6 वर्षों में। फिर यहाँ पर n1 दूसरी लाइन में 5 गुनी हो जाती है, यानी कि 5 - 1 हो जाएगा 4, और टाइम हमें आपसे निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 4 = 24, ऑप्शन 1।
क्वेश्चन नंबर 11, यदि x का 25% x जमा 60 के 30% से 40 कम है। कौन कम है? x का 25%, x जमा 60 इसका 30%, तो 30 बटा हो जाएगा 100 यानी कि 3/10। इससे कम है कौन? x का 25%, 25% होता है 1/4। ये कितना कम था? 40 कम। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और जो पूछा है वो फिर हम बता देंगे। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम करें वैल्यू तो हम 40 बना सकते हैं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको कर देते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 12। तो 12x और 12 6 के 72 और नीचे 40 है, 40 को राइट साइड लेके चले जाएंगे, ये 10x, तो ये हो जाएगा 1600। अब ये हो जाएगा 2x बराबर 720, इसमें से माइनस करते हैं तो 600 माइनस करेंगे, फिर 900, फिर 20 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 880। x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 440। पूछा क्या था हमसे? x माइनस 40 का 35% 120 से कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो x है 440, इसमें से 40 कम करेंगे 400, तो 400 का 35% 120 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 70 का 2 गुणा 140। तो अब ये कितना अधिक है? ये है 20 रुपये अधिक। किससे? 120 से, और मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 6, तो 100/6 होता है 16, सही 2/3%। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है। इसके अंकित मूल्य पर 15%, x% और 20% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 317.9 में बेचा जाता है। यदि इसे 2x% की एकल छूट पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? जब हमें सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने होते हैं, 2-3 डिस्काउंट दे रखे हों, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर लिखेंगे मार्क प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, और जितने भी डिस्काउंट दे रखे वो यहाँ पर लिख लेंगे। पहला डिस्काउंट था 15%, 15% होता है 3/20। अगर 20 मार्क प्राइस है तो 3 का डिस्काउंट दे दिया, बेचेगा कितने में? 17 में। फिर बोला है x% का, उसको बाद में लिखेंगे। फिर बोला था दूसरा है 20% का डिस्काउंट, यानी कि 1/5। अगर 5 यहाँ पर मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट दे दिया, बेचेगा कितने में? 4 में। यहाँ पर तीसरा डिस्काउंट कुछ आएगा, हमें वो हमसे पूछा भी है। और मार्क प्राइस दे रखा था 550 और विक्रय मूल्य दे रखा था 317.9। अब देखो यहाँ पर इसको कैंसिल कर लेते हैं, जो कैंसिल होता हो, तो 4 5 20। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई इसके बराबर रखते हैं, तो यहाँ से आया 25 और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई 550 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 550 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 दूनी 50, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, यहाँ से आएगा 22। अब यहाँ से 17 से इसको डिवाइड करें, 317, 9 और पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 17 से इसको डिवाइड कर लो, 17 एकम 17, यहाँ से कितना बचेगा? 14, 147, 17 6 के 136, फिर बचेगा 11 और 17 7 119, तो ये हो जाएगा 167 और बटे में 10। ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, नीचे 10 है तो 10 को इस साइड लेके चले जाओ, तो ये 220 हो जाएगा और ये हो जाएगा 167। अब यहाँ से हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस था 220 और बेचा 167 में, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया इसने? ये 17 8 136 था, 17 6 नहीं था, 17 8, तो यहाँ पर ये आएगा 8, तो डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ से 13 और 20 33 का डिस्काउंट दे दिया। मार्क प्राइस था 220 पर और मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 11 3 33, 11 दूनी 22, 2 5 10, 5 3 15%, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 15% की। फिर बोला है अगर हम इस डिस्काउंट को दुगुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 2x की वैल्यू हो जाएगी 30%, और सिर्फ यही डिस्काउंट दे, एकल डिस्काउंट यही दे तो कितने में बेचेंगे? तो 550 था मार्क प्राइस, डिस्काउंट देना है 30% का, तो कितने में बेचेंगे? 70% में। तो 7/10 इसकी वैल्यू निकालें, तो 7 5 35, 3 7 5 35 और 3 38, तो 385 रुपये में हम उसको बेचेंगे। ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं 13 पर। एक व्यक्ति ने ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 था। तो एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई की रेशियो दे रखी है, तो लंबाई मान लेते 7x और चौड़ाई मान लेते 5x। यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत ₹15 पर मीटर की दर से 2880 है तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसके चारों तरफ क्या करना है?
तार लगाने हैं तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इसके चारों तरफ की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी कि हमें इसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा। और पैरामीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ, तो दुगुना हो जाएगा इसका जोड़, 7 और 5 12x। अब ये क्या है, ये इस तारों की लंबाई है, जितने तार लगाने हैं इतने मीटर, और ये कह रहा है कि 1 मीटर के 15 रुपये लगते हैं, तो इतने मीटर कितने रुपये लगेंगे, गुणा 15 कर देंगे। और इसका रेट दे रखा था इसने 2880 रुपये, इतने रुपये टोटल लगे थे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 12 से कैंसिल करें तो 12 दूनी 24 और 12 चौके 48, 1 0, 2 से सोल्व करेंगे तो आएगा 120, 15 से सोल्व करेंगे तो 8, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 8। पूछा क्या था हमसे, तो भूखंड की लंबाई कितनी थी, 7x थी, तो 7 8 56 इसकी लंबाई हो जाएगी ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14 सिंप्लीफिकेशन से है, 33/40 प्लस में 1/5 और ये हो जाएगा 4/5 माइनस में 1/5 मल्टीप्लाई में 7/8 माइनस में 5/4 और दोनों ब्रैकेट बंद माइनस में 4/5, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, नीचे भी 8 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ से आएगा -10 और ये 7, तो कितना हो जाएगा -3/8। और यहाँ से था मल्टीप्लाई में माइनस का 1/5 और यहाँ पर 4/5, तो इसको सोल्व करेंगे अब। तो ये हो जाएगा 4 माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 3 और 5 8 40, यहाँ पर है 5, नीचे भी 40 बना लो, तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई, 8 चौका 32 और 3 35/40 आ जाएगा, यहाँ से 35/40 और यहाँ पर था 1/5 मल्टीप्लाई में जमा में 33/40 और यहाँ पर था -4/5। अब इसको सोल्व करें, कितना आएगा 8। अभी हमें नीचे 40 बना लो, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई। अब देखो 4 8 32 है माइनस में, और ये कितना हो जाएगा 5 7 35 था, तो 33 और 7 40, यह प्लस का और माइनस का 32 कितना आएगा 8 और नीचे है 40, तो 8 है कम 8, 8 5 40, 1/5 इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकंड में पार कर सकती है और 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर सकती है। इस स्थिति में निम्न में से कौन से कथन सही होंगे। तो चाल दे रखी 60 किलोमीटर पर आवर और रेल की लंबाई दे रखी 150 मीटर। तो देख लेंगे क्या आएगा। देखो, एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी सुरंग को करती है 54 सेकंड में पार और 350 मीटर लंबे पुल को पार करती है 36 सेकंड में। तो इन दोनों ही केस में जो रेल की स्पीड होगी वो तो बराबर ही होगी, जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से जाएगी, चाहे किसी पुल को पार करे चाहे किसी सुरंग को पार करे। तो स्पीड दोनों में क्या है, बराबर। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपन में टाइम डिस्टेंस। यहाँ पर जो सुरंग है उसकी लंबाई और जो ट्रेन है उसकी लंबाई भी ऐड हो जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं L है, L जमा में 600 मीटर डिवाइड में क्या होता है टाइम, और ये है 54 बराबर ट्रेन की लेंथ जमा में 350 और जमा डिवाइड में 36। इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो 18 से सोल्व करते हैं, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 2L, यहाँ से 1200, ये 3L और यहाँ से हो जाएगा 3 5 15, 3 3 9 और 1 10। तो 2L को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा 150। तो ट्रेन की लंबाई तो आई है 150 मीटर। और इसने कथन 1 में बोला था भाई, नहीं सेकंड में बोला था 150 मीटर, तो कथन सेकंड तो सही है। पहला चेक कर लेते हैं। अब इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। L की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पर रखे अगर तो ये हो जाएगा कितना 500 बटा 36, ये है मीटर और ये कितना था 36 सेकंड। लेकिन पहले कथन में जो स्पीड थी वो किलोमीटर पर हावर थी, तो कम से ज़्यादा जाना 18/5, 18 दूनी 36, ये आएगा 100 और ये आ जाएगा 50। तो 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड आई है। ये कह रहा था 60 की, तो जो पहला कथन है वो गलत है, तो केवल सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही रहेगी, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यदि x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है तो y का मान x की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है। क्या बोला, x का मान y की तुलना में 12.25, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 100, परसेंट के लिए भी नीचे क्या आएगा 100। इसको सोल्व करें, 25 से सोल्व कर लेते हैं। 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 25 चौका 100 22, फिर 5 225, 25 नहीं में 225, तो ये हो जाएगा 49/400। x का मान अधिक था y की तुलना में, अगर इसको माने y तो x कितना हो जाएगा 49 अधिक यानी कि 449। फिर क्या पूछा है,
तो y का मान x की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है, तो 49 कम है किससे, x से, यानी नीचे आएगा 449 और मल्टीप्लाई में 100, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो ये हो जाएगा 4900 डिवाइड में 449, तो ये जाएगा 1 पर, फिर कितना बचेगा 40 और 1 41 बचेगा 410, यानी कि 449 पे तो जाएगा नहीं 1 पर, तो 0 पर जाएगा, तो 10 समथिंग कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन में है 10.9%, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 17, एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं को निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है। उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो इसमें हम MDH फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है कि 56 मशीनों की आवश्यकता है, तो मशीनों को हम क्या मान सकते हैं, आदमी भी मान सकते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन हो जाएगा कि इतने आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, इतना काम करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो m की जगह पर हम जो मशीनों की वैल्यू दे रखी है वो लिख देंगे। पहले बोला कि 144 दिनों में काम करने के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, तो m की जगह 56 और दिन की जगह 144 दिन। फिर दे रखा था कि 96 दिनों में काम को पूरा करने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं 8 से, 8 7 56, 8 1 8, 8 2 16, 12 का ये स्क्वायर होता है, तो 12 7 84, 84 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए कितने दिन में कर सकता है, 15 दिनों में। फिर बोला बी ए से 10% कम कार्य कुशल है, यानी कि ये इसकी एफिशिएंसी है, क्षमता है। 10% होता है 1/10, बी 10% कम कार्य कुशल है ए से, यानी कि ए अगर की क्षमता अगर 10 है तो बी की 1 कम हो जाएगी, यानी कि 9 हो जाएगी। फिर बोला सी ए से 20% अधिक कार्य कुशल है, 20% होता है 1/5, अगर ए है 5 तो ए जो बी है वो 1 अधिक हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। सॉरी सी था ये, तो सी हो जाएगा 6। तीनों ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 2 बार है, यहाँ भी 10 है और यहाँ पर 5, तो ए की वैल्यू को सेम कर लो, यानी कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। अब सी की एफिशिएंसी है 12, ए की एफिशिएंसी है 10, बी की एफिशिएंसी है 9। अब ए की एफिशिएंसी है 10 और इसका जो टाइम है वो है 15। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम, तो ए की एफिशिएंसी है 10, यानी कि वो एक दिन में 10 काम करता है और उसने काम किया 15 दिनों तक, तो काम कितना हो जाएगा, टोटल 150 यहाँ पर वर्क है। फिर बोला तीनों ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 और 10 22, 22 और 9 31, यानी कि वो एक दिन में 31 काम करते हैं। काम किया उन्होंने 3 दिन तक, तो ये काम कर लेंगे 93 काम कर लेंगे। काम था 150, कितना रह जाएगा, 57 काम अब बाकी रह गया। फिर बोला शेष कार्य है 57 को डी द्वारा 9 से ही 1/2 दिनों में, यानी कि ये हो जाएगा 19/2, तो इससे डिवाइड कर देते हैं। ये वर्क था, ये थी टाइम, तो क्या आ जाएगा, ये डी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 19 × 57, 3 दूनी 6, तो डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो मूल कार्य था 150, कितने दिनों में करेगा, डी की एफिशिएंसी थी 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 25 × 150, 25 दिनों में वो पूरा काम कर देगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। तो कक्षा 8वीं, इसमें 20 छात्र हैं, इनकी एवरेज हमें दे रखी है 152, और जो कक्षा 9th है इसमें छात्र हैं 15 और इनकी एवरेज है 168 सेंटीमीटर। तो सभी की औसत क्या हो जाएगी, इसने हमसे पूछा है। तो बेसिक तो हो जाएगा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर जो सम आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो सम आएगा इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे जितने टोटल छात्र हैं। तो इसमें टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। हम कर लेते हैं जेएसएम मेथड से। जेएसएम मेथड में क्या होता है, जो कम एवरेज है उसको लेंगे। कम है 152, यानी कि 152 एवरेज तो होगी ही, इससे ज़्यादा होगी। अब देखो ये से कितनी ज़्यादा है, ये हो जाएगा 16 एवरेज ज़्यादा है, तो 16 की मल्टीप्लाई 15 से करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और ये 240 हो जाएगी। अब 240 सभी में डिवाइड हो गया, यानी 20 और 15 में, तो 20 और 15 हो जाएगा 35। इसको सोल्व करेंगे तो 5 7 35, 5 चौके 20 और 5 8 40, तो 48/7। अगर इसको हम 49 मान ले
तो ये 7 पर चला जाएगा, लगभग इसने पूछा है। तो 152 और 7 159, इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन 4। इसने लगभग ही हमसे पूछा था, निकटतम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। रघु ने 100 रुपये में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे, तो 260 रुपये में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। यानी क्या बोला है कि 100 रुपये में 12 पेन मिलते हैं, तो उसने कुछ पेन खरीदे, 12 पेन मिलते हैं 100 रुपये में, और फिर 135 रुपये में मिलते हैं 15 पेन, 15 पेन मिलते हैं 135 रुपये में। कुछ पेन खरीदे होंगे, हमें नहीं पता। तो एक काम करो, आप यहाँ पर पेन की संख्या को बराबर बना लो। हम 60 भी बना सकते हैं इनको, लेकिन क्या करें, वैल्यू छोटी बना लो ताकि मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा ना रहे। तो यहाँ पर हम 3 कर सकते हैं, इनका HF 3 है। तो 3 पेन कितने में खरीदे होंगे, 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो 25 रुपये में खरीदे होंगे 3 पेन। और ये वाले पेन 3 पेन खरीदे होंगे इसने 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 रुपये में। यानी कि टोटल 6 पेन उसने खरीदे हैं 52 रुपये में। अब ये कह रहा है कि 260 में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। 20% यानी कि 1/5। अगर 5 कॉस्ट प्राइस है तो 1 का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 6 में बेचना चाहिए। तो 6/5 इसका निकाल लो आप। अब 5 को अगर लेफ्ट साइड लेके आए तो ये हो जाएगा 30। तो 30 पेन को बेचना पड़ेगा 52 गुणा 6 रुपये में। और ये पूछा कि 260 रुपये में कितने बेचें, तो 260 में बेचना पड़ेगा 30/52 गुणा 6। ये है कि 1 रुपये में इतने पेन बेचने पड़ेंगे, तो 260 में 260 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 26 दूनी 52 और 2 पंजे 10 और 5 की मल्टीप्लाई 25। तो 25 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब चलते हैं 21 पर। एक व्यक्ति ने 14,000 की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो पहली धनराशि थी 14,000, इस पर उसने 5% से 3 वर्षों के लिए उधार दी, तो ये हो जाएगा 5 या 15, इसका 15% निकाल लो, ये इसका ब्याज हो जाएगा। और दूसरी राशि थी 19,000, इस पर उसने 6% दर से 3 वर्षों के लिए, तो 6 या 18, इसका 18% निकाल लो। 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 15 चौके 60, 6 15 एकम 15 और 6 21, 210 और 1 0, 2100 ब्याज यहाँ से बनेगा। और 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। 324 में अगर हम 18 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 और 2 और 1 3 और 1 4 और 3 यहाँ से आएगी 1 0, तो 3420 ब्याज यहाँ से बनेगा। टोटल कितना हो जाएगा 20, 5 और 5, तो 5520 टोटल ब्याज यहाँ से बन जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22। एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर है, तो हाइट और रेडियस इसमें अंतर कितना है 23 सेंटीमीटर का। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की क्रम से ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करें। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बेलन ऐसा दिखाई देता है, ये बेलन है। तो बेलन का एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr। अगर हम इसमें टॉप और बॉटम का एरिया ऐड कर दें तो टॉप में क्या है सर्कल और बॉटम में भी क्या है सर्कल। सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर और सर्कल कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये है संपूर्ण 2πrh होता है। तो अब ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। यहाँ से हम 2π और r कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा h प्लस में r। 2 गुणा पाई है 22/7, रेडियस का पता नहीं, हाइट और रेडियस का हमें पता नहीं। और ये इसने कितना दे रखा था 1628। इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 से सोल्व करेंगे तो 11 एकम 11, 5 11 चौके 44, 11 8 88। तो फिर 4 से सोल्व करेंगे तो 4 3 12, बचेगा 2 4 7 28। तो r और h प्लस में r ये हो जाएगा 37 मल्टीप्लाई में 7। अगर यहाँ से हम इसको सोल्व करने बैठे, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक दूसरे में पुट करें तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको सोल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। हम यहाँ से एक जुगाड़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर r तो मल्टीप्लाई में है, r यहाँ पर 7 हो सकता है, तो इसको भी इस फॉर्म में बनाएं तो इसको हम 30 जमा 7 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में 7, तो ये ऐसा बन जाएगा। r यहाँ पर कितना है 7 और h कितना है 30। यही वैल्यू इसने हमसे पूछी थी। ऊंचाई है 30 और 7, ऑप्शन सेकंड।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 23 है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। तो इनका अनुपात है 9:11, HCF हमें दे रखा है 23, इनमें अंतर पूछा है, यानी कि दो रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 23 दूनी 46, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, संख्या 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर यह 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। 3 से, 4 से और 5 से और 6 से, इनसे विभाज्य होनी चाहिए। तो इनका एलसीएम निकाल लो। 6 के फैक्टर बनाए 2 गुणा 3, अब 5 इसके अंदर नहीं है, लिख दो 5। 4 का एक 2 तो है, एक 2 नहीं है, और 3 इसके अंदर है, तो ये एलसीएम हो जाएगा 2 3 6, 6 5 30, 30 दूनी 60। अब संख्या दे रखी थी 2483, इसको भाग करके देख लो 60 से। अब ये हो जाएगा 4 पर चला जाएगा 240, बचेगा यहाँ से 8 और 3, फिर कितने पे जाएगा, ये 1 पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ से 3 और 2, 23 बचेगा। यानी कि 23 इसमें एक्स्ट्रा है। अगर हमसे ये बोलता कि कितना घटाने पर ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो 23 घटाने पर पूरा पूरा भाग हो जाता, लेकिन इसने बोला कितना जोड़ने पर, तो इसमें कितना जोड़े कि ये 60 बन जाए। अगर ये 1 पर जाए तो ये 60 होना चाहिए था, यहाँ पर अगर 60 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता। तो कितने की कमी रहेगी इसमें, 7 और ये 5, 37 की कमी रहेगी, तो 37 इसमें जोड़ना पड़ेगा। 37 जोड़ देंगे तो 60 बन जाएगा, फिर 1 पर चला जाएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर 5000 की धनराशि को 5832 बनने में लगने वाले वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। ब्याज है अर्धवार्षिक आधार पर, और जो रेट दे रखी है वो है वार्षिक, यानी कि 12 महीने में रेट कितनी लग रही है, 16% की। अर्धवार्षिक बोला तो 6 महीने में कितनी लगेगी, 8% की। अब ट्री मेथड लगा लेते हैं। प्रिंसिपल है 5000, 5000 पर 8% से कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा 5000 गुणा 8/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 40, तो 400 ब्याज यहाँ से बनेगा। फिर दूसरे साल 400 ब्याज बनेगा। अब दूसरे साल पहले साल पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि 400 का 8% निकाले तो ये हो जाएगा 32, तो कितना ब्याज बन गया यहाँ से 832, और अमाउंट कितना था 5832, यानी कि ब्याज बना था 832 ही, तो ये कितने में बना है, 6 महीने यहाँ से लगे, 6 महीने यहाँ से लगे, यानी कि 1 वर्ष लगा। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसने बोला है अर्धवार्षिक आधार पर, यानी कि 6 महीने में हमें ब्याज लेना है, तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।